रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, किसी भी सरफेस पे जब भी लाइट आके फॉल करती है तो वहां पे तीन तरह का फेनोमेना होता है। जैसे अगर मेरे सरफेस से इसमें लाइट आके फॉल हो रही है तो वहां पे तीन तरह का फेनोमेना हो रहा है। कुछ पार्ट ऑफ लाइट को मेरी बॉडी क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर ले रही है। कुछ पार्ट ऑफ लाइट को मेरी बॉडी क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सम पार्ट ऑफ लाइट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड एंड सम पार्ट ऑफ लाइट इज बीइंग एब्जॉर्ब। अब जो पार्ट ऑफ लाइट मेरे बॉडी से रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, दैट फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जिसको हम बेसिक टर्म में क्या कहते हैं, बोलो बेटा? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, है ना? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it strikes to a surface. Bouncing back of light when it strikes to a surface. जब भी ये किसी भी सरफेस के साथ स्ट्राइक करेगी तो लाइट क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा। थोड़ा और इस बात को समझो। रिफ्लेक्शन दो तरीके की होती है। कौन कौन सी बोलो बेटा, कोई आइडिया है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरी होती है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। कौन कौन सी रिफ्लेक्शन है बोलो बेटा? रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगी? अगर तुम्हारे पास एक स्मूथ सरफेस है, कैसा सरफेस है बोलो बेटा? एक स्मूथ सरफेस। तो अगर स्मूथ सरफेस पे आके कोई भी लाइट टकराती है तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक कर जाए, है ना? और लाइट नहीं, इनफैक्ट बीम। तो मल्टीपल रेज आ रही है, स्ट्राइक कर रही है, और सारी रे ही रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। तो आप देखोगे ये सारी कैसी रेज हैं? दीज आर इंसिडेंट रे। और ये सारी रे कैसी है बोलो बेटा मेरे पास? रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ में आ रही है? आपको साफ दिख रहा होगा कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक दूसरे के क्या हो रहा है, बिल्कुल ही पैरेलल हो। ये कैसी रिफ्लेक्शन होगी बोलो? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये होगी रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी की जगह पर अगर वो सरफेस स्मूथ ना हो और कर्व्ड हो, कैसा सरफेस हो बोलो बेटा मेरे पास? कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड और रफ सरफेस। तो इस सरफेस पे क्या होगा? जब भी लाइट आके स्ट्राइक करेगी तो जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी उसके हिसाब से उसकी रिफ्लेक्शन हो। तो ये जितने भी इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट है वो सब एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, नोट डाउन बाद में करना। तो ये दो तरह की रिफ्लेक्शन होगा। अब छोटी छोटी बातें और समझ लो। लाइट अगर कभी भी किसी भी कर्व्ड बॉडी के कॉर्नर पे स्ट्राइक करेगी तो वहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दो, अगर इस डाइस के इस कॉर्नर पे आके लाइट स्ट्राइक करती है तो इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो मान लो ऐसा कोई कर्व्ड पार्ट है और इस कर्व्ड पार्ट के बिल्कुल टिप पे आके लाइट स्ट्राइक करेगी तो ये वही पार्ट से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट समझो, मान लो ऐसे ही कोई कर्व्ड पार्ट है ना? ऐसे ही तुम्हारे पास कोई एक कर्व्ड सरफेस है और इस कर्व्ड सरफेस के बिल्कुल एज पे आप एक लाइट भेजोगे तो वो ऐसे ही सीधी निकल जाएगी अगर इस पॉइंट से जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो दीज आर द वेरियस फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, मैं लॉज के बारे में बात करता हूं, पहले फटाफट इनको नोट डाउन कर फिर आगे चलो। ये देखो कैमरा यहां रखा हुआ है, ये कैमरा कुछ दिख रहा है सबको? इधर वाले को दिख रहा है? तुम लोग कैमरा दिख रहा है? इधर तुम लोग कैमरा दिख रहा है? ईशान, मतलब
तुम कैमरे के फील्ड ऑफ व्यू में हो, वो लोग कैमरे के फील्ड ऑफ व्यू में नहीं। मैं डायग्रामेटिक तरीके समझा देता हूं, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? लेकिन देखना जरा, तुम लोग कैमरा दिख रहा है ना? मैंने इसको चेंज करने से अब कैमरे को तुम्हारे फील्ड ऑफ व्यू में रख लिया। तुम लोग कैमरा दिख रहा है, ये इनके फील्ड ऑफ व्यू से बाहर चला गया। आई मेरी बात समझ? एक ही समय पर किसी को मैंने टिल्ट कर दिया तो इसको दिख रहा था और इसको नहीं दिख रहा था, और इसको दिख रहा था और इसको नहीं दिख रहा था। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर किसी भी ऑब्जर्वर को अगर वो चीज पूरी तरह से दिखती है तो इसका बेसिक मतलब क्या होता है? वो उसके फील्ड ऑफ व्यू में है। बात को समझो जरा। अगर ये ऑब्जेक्ट है, अब ये जो हो रहा था उसको यहां समझो, ये ऑब्जेक्ट है और ये प्लेन मिरर है, तो ध्यान से देखना किस रेंज में इसको दिख सकता है। तो मैं एक्सट्रीमिटी की बात करता हूं। देखना, इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाला एक लाइट ये दोनों इंसिडेंट रेज हैं। क्या इसके बीच में और भी रेज हो सकती हैं? हो सकती हैं। मैं कौन कौन सी रेज ले रहा हूं? एक्सट्रीम रेज, कि इस मिरर के स्टार्टिंग पॉइंट पर एक रे और इस मिरर के एंड पॉइंट पर एक रे। अगर कोई ऑब्जर्वर इसके बीच में लाई करेगा तो उसको ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। नहीं मेरी बात समझ में आई? जैसे मैंने इस कैमरे के सामने मिरर रखा, इस कैमरे से एक लाइट इस मिरर के यहां पर आई, इस एक्सट्रीमिटी पर, दूसरे इस एक्सट्रीमिटी पर, और इसके सामने लाइन खींच दी। तुम लोग इस सामने में थे तो तुमको ये दिख रही थी, ये उससे बाहर थे, इनको नहीं दिख रही थी। ये ऑब्जेक्ट किसको दिखेगा? जो कोई भी इस पूरी रेंज में होगा। आ रही मेरी बात समझ? उन सबको ये दिखेगा। यस और नो? ये जो दोनों, मैं ब्लैक से बना देता हूं इनको, ये जो दो लाइंस हैं, ये कौन सी लाइन एक्सप्रेस कर रही है? किस चीज को दिखा रही है? एक्सट्रीमिटी को। तो अगर यहां पे कोई भी ऑब्जर्वर अगर होगा, अगर यहां पे कोई भी ऑब्जर्वर होगा तो उस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट विजिबल होगा, और अगर वो ऑब्जर्वर यहां पर होगा तो उस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होगा। ठीक है? ऊपर वाला कौन है मेरे पास? बोलो बेटा, ऑब्जर्वर फर्स्ट। और ये कौन सा मेरे पास? बोलो बेटा, ऑब्जर्वर सेकेंड। ऑब्जर्वर फर्स्ट को ऑब्जेक्ट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। लेकिन ऑब्जर्वर टू को ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, बिकॉज ऑब्जर्वर टू इज आउट ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू। सो दिस कंप्लीट रीजन इज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। ये जो ऑब्जेक्ट, मान लो इस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने ओ रख दिया। क्या फील्ड ऑफ व्यू का कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया है ना? तो ये ऑब्जेक्ट पूरा किसको दिखेगा? जो भी इस रीजन में लाई कर रहा होगा। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि ये ऑब्जर्वर को कहां चीजें दिखेंगी, तो देखो मैं उसका भी डायग्राम बना के आपको बताता हूं। कॉन्सेंट्रेट होकर देखना बेटा। पहले आप ये डायग्राम बना लो, मैं इसी में वो डायग्राम बना दूंगा। फटाफट पहले आप ये डायग्राम बना लो।
देखना, अगर आपसे कोई पूछे कि ऑब्जर्वर का फील्ड ऑफ व्यू कितना होगा, मतलब ये ऑब्जर्वर कौन कौन सी दूर की चीजें देख सकता है, तो ध्यान से देखना बेटा, मैं यहां पे मैं इस ऑब्जर्वर की आई से मान लो ये मैक्सिमम डिस्टेंस तक ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर सकता है चीजों को, यहां से शुरू कर रहा हूं ब्लैक था। ये ध्यान से देखना, तो वो भी ब्लू से है। ये ऑब्जर्वर अगर यहां से दो रेज ये मैक्सिमम इतनी दूर तक देख सकता है, तो ये जो सारा शेडेड रीजन होगा, ओवरलैपिंग रीजन में आप ध्यान से देखना, ये जो सारी जगह होगी वो इस ऑब्जर्वर की क्या होगी, फील्ड ऑफ व्यू। दिस इज द ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर 2। देखो जरा, मैं अगर ऐसे खड़ा हूं तो मेरी रेज कितनी दूर तक मैक्सिमम जा सकती है, वो सब मेरे फील्ड ऑफ व्यू का पार्ट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन मेरी आंखों की रेज इधर नहीं जा सकती है, तो ऑब्वियसली यहां पे चीज मुझे दिखेगी नहीं, महसूस हो सकता है पर दिखेगी नहीं। तो मुझे क्या दिखेगी, जहां तक मेरी ये रेज जा सकती है, मेरी फील्ड ऑफ व्यू है। क्या पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आप एक सेकंड डायग्राम में चाहे बना लो चाहे नहीं भी बनाओगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। पॉइंट क्लियर है? रब कर दूं? बोलो ठीक है बेटा। रब कर दूं बेटा? अब प्रॉपर्टीज को हम देखते चलते हैं। बेसिक बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, और मैं उनका आपको और डिटेल डिस्कशन भी आज कराऊंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर की। ध्यान से देखना, मैं एक एक करके बताता हूं बेटा। सबसे पहले द फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। पता है सबको? बोलो बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ध्यान से देखना, अगर ये कोई एक प्लेन मिरर है और ये कोई एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से x डिस्टेंस दूर है, तो इससे इमेज भी कितनी डिस्टेंस दूर बनेगा? बोलो बेटा, एग्जैक्टली x डिस्टेंस दूर बनेगा। और इस चीज को प्लेन मिरर हमेशा ही मेंटेन करता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के क्या होता है? बराबर होता है। अच्छा, इसी में अगर वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट कैसा है? बोलो बेटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? बोलो बेटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हुआ, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहने का क्या मतलब होता है? वो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। ध्यान से देखना, जैसे मैं एक लेटर पी लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको यहां सिखाता हूं। अगर मैंने यहां पर कौन सा लेटर लिखा? पी लेटर लिखा। अब ये जो डिस्टेंस बराबर है, इस चीज को प्लेन मिरर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए भी फॉलो करेगा। मान लो पी पे तुम कोई 3 पॉइंट ले लो, से दिस इज 1 पॉइंट एंड दिस इज, थोड़ा पी बड़ा लिख देता हूं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ना, तो ये देखो ऐसे मान लो मैंने पी लिख दिया, और इसके ऊपर मैं कोई 3 पॉइंट ले लेता हूं, से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। पी पे मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए। अब क्या कहता है प्लेन मिरर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो हर एक पॉइंट का डिस्टेंस भी क्या होगा? बराबर होगा। तो बताओ प्लेन मिरर से सबसे नजदीक कौन है? ए। तो जितने डिस्टेंस पे ए यहां है, उतने ही डिस्टेंस पे पहले यहां पर कौन आ जाएगा? ए। अब जितने डिस्टेंस पे बी है, उतने ही डिस्टेंस पर कौन आ जाएगा फिर से? बी। और जितने डिस्टेंस पे सी है, उतने ही डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा? सी।
अगर आप इन लाइंस को मैच करोगे तो आप देखोगे अपने आप P क्या बन जाएगा, आ रही है बात समझ। ये A पॉइंट यहां पहुंच गया, ये B पॉइंट यहां पहुंच गया और ये C पॉइंट यहां पहुंच गया। तो ये इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। जैसे अगर मेरे टी शर्ट पे यहां पे कुछ लिखा हुआ होता और मैं प्लेन मिरर में जाके देखता तो वो लेटर आपस में रिवर्स दिखते। क्यों दिखते, वो रिवर्स दिखने का जो रीजन है वो रीजन ही यही है कि इनका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो इमेज डिस्टेंस के साथ क्या होगा, बोलो बेटा, बराबर होगा। ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा लेटरल इन्वर्जन। यही कॉज है जिसकी वजह से ये लेटरल इन्वर्टेड होता है। क्यों, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा क्या करता है, इमेज डिस्टेंस के साथ हमेशा हर पॉइंट को बराबर रखेगा। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बेटा लेटरल इन्वर्जन। इस प्रॉपर्टी को ये हम क्या कहेंगे, बोलो बेटा, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। चलो आ जाओ नेक्स्ट।
अब हम इसी में बात करते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को मूव करें या फिर हम मिरर को मूव करें तो उसका क्या असर जो है वो इमेज पे पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में ही लिखो। मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर। ध्यान से देखना बेटा, इसमें मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर के साथ इमेज कैसे मूव करेगी, यहां ध्यान से देखना, कंसंट्रेट करना। मान लो ये तुम्हारे पास एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर के सामने ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी इमेज भी बिल्कुल ठीक इतनी दूर पर बन जाएगी। यहां पर बोलो बेटा ठीक है, यस और नो। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी हो वो इसके परपेंडिकुलर हो, है ना, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किधर हो, इसके परपेंडिकुलर हो, तो इमेज भी सेम वेलोसिटी के साथ इसके परपेंडिकुलर मूव करेगा। बोलो बात समझ में आ रही है, बोलो भाई। अगर ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव कर रहा है तो इमेज भी इधर की तरफ ही मूव करेगी सेम। तो इसको मैं मान लूं अगर x, तो ये vx होगा तो ये भी vx होगा, ये vy होगा तो ये भी vy होगा। तो वेलोसिटी vy ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस ऑफ इमेज। बोलो बेटा ठीक है। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ x ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ x ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? क्यों? देखो y ऊपर जा रहा है तो ये भी किधर है, ऊपर की तरफ ही है। x का मतलब क्या है, अलोंग x एक्सिस। o का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट। x का अलोंग क्या है, x एक्सिस के अलोंग। o का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अगर x एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज भी नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग मूव करेगी। और अगर जो इमेज है ऑब्जेक्ट अगर y एक्सिस के अलोंग मूव करेगा तो इमेज भी किधर मूव करेगी, बोलो बेटा y एक्सिस के अलोंग। यहां पे डायरेक्शन कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहां पर डायरेक्शन में भी चेंज होगा। तो एक बात तो ये हो गई। इसमें कौन मूव कर रहा है, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा यहां पर बोलो बेटा, अगर हम करें मूवमेंट ऑफ मिरर। हम किसकी बात करें बोलो बेटा इस बार, मूवमेंट ऑफ मिरर। तो देखो बेटा फिर से मेरे पास ये एक प्लेन मिरर है और यहां पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसी जगह पर यहां पे मेरे पास क्या है, बोलो बेटा एक इमेज है। अगर आप मिरर को ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से मूव करोगे तो देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ इमेज, या देयर विल बी नो चेंज इन द इमेज, है ना। अगर ये मिरर ऐसे मूव कर रहा है तो नो चेंज इन द इमेज। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसको मूव करोगे उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन इसी की सेकंड कंडीशन अगर आप देखो कि अगर ये मान लो एक प्लेन मिरर है, यहां फिर से आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ा है और यहां आपके पास इमेज पड़ा है, और अगर आप v वेलोसिटी के साथ मूव करने लगो मिरर को, यहां पे कैसे मूवमेंट हो रही थी, परपेंडिकुलर, यहां मूवमेंट इधर हो रही है v वेलोसिटी के साथ, तो जो इमेज है ये आपको 2v वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ दिखे। बात समझ में आ रही है? जैसे ये मान लो प्लेन मिरर रखा है तो सामने मेरी इमेज भी अंदर बन रही होगी। अगर मैं मिरर को ऐसे मूव करने लगूं तो अगर मैं मिरर को मूव करूंगा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तो मेरी इमेज कितनी स्पीड से मूव करेगी, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। लेकिन मैं मिरर को ऐसे मूव करूंगा तो मेरी इमेज कितनी स्पीड से मूव करेगी, 0। अगर ऐसे पड़ा है और मैं इसके तरफ सामने आ रहा हूं तो मेरी इमेज भी सामने आएगी, कितनी स्पीड से, उतनी ही स्पीड जिससे मैं इसकी तरफ सामने जा रहा हूं। और अगर मैं ऊपर मूव कर रहा हूं इमेज भी किधर मूव करेगी, ऊपर ही मूव करेगी, कितनी स्पीड से, जितनी स्पीड से मैं ऊपर मूव कर रहा हूं। तो ऊपर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगी, इसमें मैग्नीट्यूड सेम होगी, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अगर मैं नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा हूं तो इमेज साउथ की तरफ आ रही।
क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अगर आपको इसमें कभी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज पूछ लेगा तो फिर आप वहां क्या फॉर्मूला यूज करोगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, जो हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट पहले सीखा हुआ। बोलो बात समझ में आ रही है? नोट डाउन कर लो ये सारी चीज फटाफट, फिर आगे चलते हैं। तो इफेक्ट रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब हम अगर ऑब्जेक्ट को मूव करने की जगह
रोटेट करना शुरू करें तो वहां पर क्या चीज होगी? ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर। अब क्या बात करनी है बोलो बेटा? हमने किसको रोटेट करना है? रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर। एक एक करके रोटेट करेंगे, देखो जरा कैसे। अच्छा, ऑब्जेक्ट इफेक्ट रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड, ये मान लो ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है और इसके सामने मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, बात समझ में आ रही है? और ये एक लाइन है। मान लो कि ये ओमेगा वेलोसिटी के साथ ऐसे घूमना शुरू कर जाए। घूमेगा तो ऐसे ही, घूमने का तरीका कुछ भी हो सकता है, इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है। तो जैसे ये ओमेगा वेलोसिटी से घूमना शुरू करेगा तो इसी से सर्टेन डिस्टेंस पे इसकी इमेज भी होगी। बात समझ में आ रही है? अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो इसकी इमेज जो है वो कितने से घूमने लगेगी? क्लॉकवाइज, लेकिन विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मान लो तुम किसी ऑब्जेक्ट के सामने ओमेगा वेलोसिटी से घूमना शुरू करोगे तो उसकी इमेज उसी समय घूमने लगेगी ओमेगा वेलोसिटी के साथ, लेकिन ऑपोजिट सेंस में। बात समझ में आ रही है? सो क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी विल मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी of object and image will remain same, of object and image will remain same, but the sense of rotation will be opposite. Sense of rotation will be ऑपोजिट। मतलब अगर एक घूम रहा होगा ओमेगा के साथ तो दूसरा किस वेलोसिटी के साथ घूमेगा बोलो बेटा? माइनस ओमेगा के साथ। माइनस ओमेगा नहीं बोलोगे अगर एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर यहां पे मान लो एक प्लेन मिरर है, ध्यान से देखो, लिखना बाद में, लास्ट पॉइंट है इसका। और ये मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस बार मैं मिरर को ही रोटेट कर दूं थीटा। अच्छा, एक चीज और सीख लो, एक चीज और देखना बेटा, एक चीज और देखना। अगर इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होगी तो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कितनी होगी? थीटा, क्योंकि स्पीड भी सेम है ना? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल ऑल्सो रिमेन सेम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ object and image also remain same। जितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसकी होगी? इमेज की होगी। लेकिन अब यहां ध्यान से देखना, ये एक प्लेन मिरर है और मान लो मैंने प्लेन मिरर को रोटेट कर दिया थीटा एंगल के साथ। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने प्लेन मिरर कैसे रोटेट कर दिया बोलो बेटा? थीटा एंगल के साथ रोटेट कर दिया। अब ये मान लो पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x था तो पहले इमेज डिस्टेंस भी यहां पर रहा होगा x। यहां पे इमेज डिस्टेंस रहा होगा x, बोलो बेटा। लेकिन जैसे ही आपने इसको रोटेट किया थीटा एंगल के साथ, दिस एंगल इज गिवन टू यू थीटा, तो अब मान लो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया होगा मेरे पास, परपेंडिकुलर होता है हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस भी यहां से कहां चला जाएगा बोलो? y यहां आ जाएगा। तो इमेज देखो कितना आ गया। तो आपने अगर थोड़े से एंगल से किसको रोटेट किया? मिरर को, तो इमेज जो यहां थी वो कहां आ गई? यहां आ गई। तो अगर आप इसके रोटेशन को देखोगे, इमेज के रोटेशन को देखोगे, तो इट विल बी रोटेटेड बाय, यहां पे इमेज था और ये यहां आ गई। तो दिस, इसको ऐसे दे दो। तो ये जो रोटेशन हो गया ना, दिस एंगल विल बी 2 थीटा। मतलब इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा,
द इमेज विल बी रोटेटेड बाय एंगल 2 थीटा। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो सिमिलर ट्रायंगल से। मैंने केवल आपको दिखाया कि देखो केवल ये थीटा घूमा है तो ये इमेज कितना घूम के आ चुका है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो सेम एंगल नहीं होगा। तो इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा द इमेज विल बी रोटेटेड बाय एंगल 2 थीटा। अगर हम ऑब्जेक्ट को कितने एंगल से रोटेट करेंगे बोलो बेटा? थीटा एंगल के साथ। तो इमेज कितने एंगल से रोटेट हो जाएगा? 2 थीटा एंगल के साथ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इनको नोट डाउन करो, फिर इसके आगे की डिस्कशन हम लोग कल की क्लास में